हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, हमने कई सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं और हमने कोशिश की है कि आपके हर एक टॉपिक से आपको कई सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो चलिए अपने नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठिए और स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। सबसे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। आपका डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, हम आपको कैटेगरीज बार बार बताते जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे कंसर्न्ड होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्यूमुलेटिंग, क्लासिफाइंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। यही आपका कॉस्ट से रिलेटेड, बाकी आपका कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर टैक्स के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात की जा रही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, यानी कि 2 का ए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन दैट इट फोकसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके फ्यूचर के जो कॉस्ट हैं उनको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन सब में से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है 4 का सी, यानी कि यूज्ड फॉर टैक्स कैलकुलेशन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए, मतलब टैक्स कैलकुलेशन आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड मेनली बाय। कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? मेनली कौन इसको यूज़ करता है? तो वो है आपका इंटरनल मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा कि इंटरनल मैनेजमेंट ही मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 का सी। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं आपके कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड अब हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ए कॉस्ट सेंटर इज। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर एक आपका लोकेशन होता है जहां पर कॉस्ट को इनकर, मतलब ऐसे लोकेशंस जहां पर आपके कॉस्ट इनकर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कई सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं, अभी हम आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉस्ट सेंटर होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर डिवाइड किया गया है आपके बेसिक, फंक्शनल एंड अदर क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन में आपको पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर देखने को मिल जाते हैं। फंक्शनल में 2 हैं आपके, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, और अदर्स में कौन कौन से हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर एग्जिस्ट? अभी देखिए लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6, 8 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर। इन सब में से कौन सा कॉस्ट सेंटर का टाइप नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि बाकी सब तो हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट सेंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑड वन आउट की हेल्प से डी, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोसेस कॉस्ट सेंटर रेफर्स टू। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर क्या बताता है? ये आपका पार्ट है किसका? प्रोडक्शन प्रोसेस का। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्रोसेस कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? ए प्रोसेस कॉस्ट सेंटर रेफर्स टू ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 10 का हो जाएगा बी। अब हम लोगों को बात करना है कॉस्ट और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स। कॉस्ट में कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कॉस्ट में मेनली यही तीनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सा इसमें कॉस्ट का टाइप नहीं है? ठीक है, तो सन कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है, लेकिन इन्फ्लेशनरी कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। तो ऑड वन आउट की हेल्प से आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इन सब में से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि इररिलेवेंट है आपके डिसीजन मेकिंग से, तो वो हो जाएगा आपका संक कॉस्ट। एक बार देख लेते हैं संक कॉस्ट क्या होता है। वैसे इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट आपका डिसीजन मेकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि संक कॉस्ट का क्या सीन है, संक कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो और आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं संक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहेगा चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो यानी कि इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। 15, क्वेश्चन नंबर 15, ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड इनटू। ओवरहेड्स में आप फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं, फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब 15 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को देखना है सिस्टम ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच मेथड इज यूज्ड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम लोग कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा जॉब कॉस्टिंग। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जॉब कॉस्टिंग में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो कस्टमाइज्ड नेचर का होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने कई टाइप्स के कॉस्टिंग के टाइप्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड इन। प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली किस में यूज होता है, मतलब कौन से इंडस्ट्री में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉस्ट असर्टेनमेंट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कॉस्ट असर्टेनमेंट प्रोसेस का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट कलेक्शन। ठीक है, कॉस्ट कलेक्शन प्रोसेस, तो मतलब प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप तो होता है, वो समझ में आ रहा है। एक बार हम आपको सारे मतलब ये सारे स्टेप्स आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका हो जाएगा कलेक्शन। ठीक है, यानी कि कॉस्ट कलेक्शन। सेकेंड आपका हो जाएगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा कॉस्ट एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाएगा कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिफ्थ आपका हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट आप कह सकते हो। सिक्स्थ आपका हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, और लास्ट आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स अपने रेडी कर रहे हो। तो 18 का आंसर हो जाएगा क्या, कॉस्ट कलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में कौन सा कॉस्ट मेथड यूज़ किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सही आंसर होगा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ किया जाता है आपका ऑयल रिफाइनरीज के प्रोडक्शन के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैच कॉस्टिंग। ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात होगी तो वहाँ पर बैच कॉस्टिंग को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 20 का बी। अब हम लोग को देखना है कौन से एमसीक्यूज किससे रिलेटेड, कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर्स एंड ओवरहेड्स, इससे रिलेटेड अब हम लोग को कुछ एमसीक्यूज देखने हैं। द मेन पर्पस ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू। मटेरियल कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है? टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मटेरियल को कंट्रोल करने का मेन जो पर्पस है वो क्या होता है, आपका इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, 21 का बी। 22, लेबर कॉस्ट इज एसेंशियल फॉर। लेबर कॉस्ट एसेंशियल क्यों है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना? सो दैट हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कंट्रोल को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, 23, ओवरहेड्स इंक्लूड। ओवरहेड्स में क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, ओवरहेड्स में वैसे हम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फैक्ट्री रेंट। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्री रेंट। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ओवरहेड्स में मेनली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, यूटिलिटीज़ इंक्लूड होगी, रेंट इंक्लूड होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड होंगे, ऑफिस सप्लाईज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टैक्सेस, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगी। तो आप इसका एक
स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप चीज़ें अच्छे से मेंशन कर सको अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 24, फीफो मेथड इज यूज्ड फॉर, फीफो मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फीफो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल इशू प्राइसिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीफो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल इशू प्राइसिंग के लिए। विच मेथड इज नॉट यूज्ड इन मटेरियल कंट्रोल, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि मटेरियल कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, तो EOQ यूज़ किया जाता है, ABC एनालिसिस यूज़ किया जाता है, परपेचुअल इन्वेंट्री भी यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मटेरियल कंट्रोल के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 25 का डी। अब हम लोग को देखना है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड से रिलेटेड कुछ MCQs, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओवरहेड एलोकेशन मीन्स, ओवरहेड एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जब आप कॉस्ट को डायरेक्टली असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरहेड एलोकेशन, ठीक है, आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए। 27, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप जब ओवरहेड को अपोर्शन करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28, द बेस्ट बेसिस फॉर एब्जॉर्बिंग पावर कॉस्ट इज, अगर आप पावर कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो यहां पर आपका सही ऑप्शन आ जाएगा मशीन आवर्स, ठीक है, पावर कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो सही पर्पस मतलब सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मशीन आवर्स। तो 28 का हो जाएगा बी। 29, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सही आंसर हो जाएगा आपका बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड है तो आपको वो याद ही करना पड़ेगा, चीज़ें समझने वाली नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, ठीक है, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फैक्ट्रीज यूजिंग हाई कॉस्ट मशीनरी, ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है हाई कॉस्ट मशीनरी के लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए फैक्ट्री में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मशीन आर रेट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मशीन आर रेट सबसे सुटेबल है आपका फैक्ट्रीज में जब आप हाई कॉस्ट मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ए। 31, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का प्रोसेस है? असाइनिंग ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट्स, ये क्या हेल्प करता है कि ये असाइन करता है ओवरहेड्स कॉस्ट यूनिट्स को, ठीक है, 31 का ए। 32, द मेथड यूज्ड फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इन हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज इज, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मशीन आर रेट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रैम ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो मशीन आर रेट विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल कॉस्टिंग रेट, इसका मतलब ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग में अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स कब रिक्वायर होता है? जब ओवरहेड्स आपके मल्टीपल कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा व्हेन ओवरहेड्स रिलेट टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स देन अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 34 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट यूज्ड फॉर ओवरहेड अपॉर्शनमेंट, इन सब में से कौन सा ऐसा बेसिस है जिसको हम लोग ओवरहेड अपॉर्शनमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट के लिए। 35 का डी। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का सीन? ये आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट वो आपका डिक्रीज होगा, और अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट आप पर यूनिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल कॉस्ट, इन सब में से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
वेरिएबल कॉस्ट मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। 38 प्राइमरी कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी कॉस्ट में मेनली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सॉरी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, नॉट प्राइमरी, इट्स प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आपके प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ए स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ रेंज बट चेंजेस आफ्टर अ थ्रेशहोल्ड, ठीक है। काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट रहेगा ये रेट, लेकिन उसके बाद फिर वो चेंज होगा, ठीक है, एक थ्रेशहोल्ड के बाद, ठीक है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 40 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर द अनदर, ठीक है। जब आप एक ऑप्शन को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन को चूज करते हो तो फिर वहां पर जो भी चीज़ें आप छोड़ते हो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा बी, ठीक। अब हम लोग को देखना है मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 मटेरियल कंट्रोल इंश्योर्स, मटेरियल कंट्रोल क्या बताता है, मटेरियल कंट्रोल हम लोग को बताता है कि हमारे पास कितने राइट क्वांटिटी के मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मटेरियल कंट्रोल इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। 41 का ए। 42 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताता है आपको, ये क्या होता क्या है ये, तो ये बताता है कि आपको कितना ऑर्डर करना है, ठीक है, आपको कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितनी चीज़ें आपको ऑर्डर करना है, आपका ऑर्डर साइज क्या रहेगा, ठीक है, द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर साइज। तो 42 का हो जाएगा बी। ईओक्यू का फॉर्मूला, ईओक्यू का फॉर्मूला वैसे आपका ये सही होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। √2ds डिवाइडेड बाई एच, ds का क्या सीन है देख लेते हैं। EOQ इक्वल्स टू √2 इंटू एस इंटू डी, एस का क्या सीन है, एस का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट, डी का मतलब होता है डिमांड रेट और एच का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, EOQ का फॉर्मूला। आगे भी हमने EOQ से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है, देखिएगा उसको। द 2 bin सिस्टम इज यूज्ड फॉर, ये आपका यूज किया जाता है स्टॉक के रिप्लेनिशमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्या सीन होता है। 2 bin इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए मेथड यूज्ड फॉर बिजनेसेस टू मैनेज देयर इन्वेंट्री लेवल्स। देखिए इसमें 2 bin रहते हैं, ठीक है, पहला बिन जिसको आप यूज़ करेंगे और एक बिन आपका रहेगा जिसको आप बैकअप की तरह बना के रखेंगे। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग 2 बिन्स और कंटेनर्स टू स्टोर आइटम्स, ठीक है, 2 बिन रहेगा जिसमें आप आइटम्स को स्टोर करोगे, विद द फर्स्ट बिन रिप्रेजेंटिंग द स्टॉक करेंटली इन यूज, ठीक है, एक से आप करेंटली यूज करोगे एंड दूसरे वाले को आप क्या करोगे, आप बैकअप के लिए रखोगे। जब आपका ये फर्स्ट वाला ये वाला जब तक एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद फिर आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। 45 जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एम्स एट, ये क्या मतलब ये जो JIT का मतलब सीन है, ये क्या एम करता है, ये करता है क्या, ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को बाय रिसीविंग द मटेरियल्स ओनली व्हेन नीडेड। JIT का ये सीन है कि जब आपको इक्विपमेंट यानी सॉरी मटेरियल्स की नीड होगी तब आप क्या करोगे, मटेरियल्स को मंगवाओगे, ठीक है, ऑर्डर करोगे। ये बोलता है कौन, JIT, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ओवर स्टॉक का सीन नहीं रहेगा, ठीक है, ओवर स्टॉक या फिर अंडर स्टॉक, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, लेबर कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 46, यहां पर आपका लेबर टर्नओवर का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100, ये होगा आपका लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला। तो 46 का हो जाएगा क्या, ए। 47 द टाइम वेज सिस्टम इज सुटेबल फॉर, टाइम वेज सिस्टम किस चीज़ के लिए सुटेबल है, टाइम वेज सिस्टम आपका हाईली स्किल्ड जॉब्स जो होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम वेज सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। टाइम वेज सिस्टम कब कब यूज़ किया जाता है, व्हेन प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी मेजर्ड और काउंटेड, आप प्रोडक्टिविटी को काउंट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो तब। वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, जहां पर आपकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। वेयर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, जहां पर कोई कंट्रोल नहीं है प्रोडक्शन पे। या फिर वेयर क्लोज सुपरविजन ऑफ वर्क इज पॉसिबल, जहां पर आप क्लोज
सुपरविजन कर सकते हो वर्क पर, वहाँ पर आपका टाइम वेज सिस्टम काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एन इंसेंटिव वेज प्लान। एन इंसेंटिव वेज प्लान मतलब इंसेंटिव वेज प्लान का क्या सीन है? इसमें रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मतलब जैसी परफॉर्मेंस रहेगी, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो रिवॉर्ड भी अच्छी मिलेगी, अगर परफॉर्मेंस बेकार है तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा या फिर रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, दो प्लान देखने को मिलेंगे, हाल्से प्लान एंड रॉबिन प्लान। ठीक है। हाल्से प्लान और रॉबिन प्लान किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है किससे? इंसेंटिव वेज प्लान, जो अभी हम लोगों ने लास्ट देखा। ठीक है। अब चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। द हाल्से प्लान गारंटीज अ सर्टेन आर्ली वेज रेट फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क एंड एनी टाइम सेव्ड इज स्प्लिट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ठीक है। इसमें क्या होता है? हाल्से प्लान बोलता है कि आपका एक सर्टेन आपका 1 घंटे में आप जितना काम करो उसके हिसाब से आपका जो वेज रेट है वो फिक्स रहेगा। ठीक है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा लेते हो, ठीक है, तो वो आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और रॉबिन प्लान क्या बोलता है? ऑन दी अदर हैंड रॉबिन प्लान सेज दैट सेट्स अ टारगेट टाइम फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क। इसमें टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कि इसके बीच में ही आपको कंप्लीट करना है टास्क अपना। इफ एम्प्लॉयज फिनिश इट अर्लियर दे रिसीव अ परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड एज बोनस। अगर वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। जो भी टाइम उन्होंने सेव किया वो एज बोनस प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अ टाइम मोशन स्टडी इज यूज्ड फॉर। टाइम मोशन स्टडी को हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम लोग मेजर कर सके और इंप्रूव कर सके लेबर की एफिशिएंसी को। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग टाइम एंड मोशन स्टडी यूज कर रहे हैं तो उससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं? लेबर एफिशिएंसी को इंप्रूव और मेजर कर सकते हैं। ठीक है। 50 का हो जाएगा बी। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन देखने होंगे ओवरहेड एलोकेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विच बेसिस इज नॉट यूज फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। इसमें से ऐसा कौन सा बेसिस है जो कि जिसके बेसिस पे हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन को यूज नहीं कर सकते? ठीक है। तो 51 का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। ये इसका कोई यूज नहीं है आपके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो 51 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड। सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होता है वो कैसे एलोकेट किया जाता है? डायरेक्ट एलोकेशन मेथड यूज होता है, स्टेप लैडर भी यूज होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी यूज होता है। इसका मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होता है वो इन तीनों की हेल्प से एलोकेट होता है। ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? हम लोग ट्रीट करते हैं उसको एज पीरियड कॉस्ट। ठीक है। अब ये थोड़ा न्यू कंसेप्ट है, पीरियड कॉस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीरियड कॉस्ट नॉर्मल सी वही चीज़ है जिस पीरियड में वो इनकर होते हैं। ठीक है। मतलब एक रिकॉर्डेड पीरियड रहता है तो इसलिए उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दी इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में ये आपका शो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपके पीएल में ये शो होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से। ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सब में से ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग सही सेंटेंस है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज। मतलब ये जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ये आपका चेंज नहीं होगा। तो 54 का हो जाएगा आपका सी। 55, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन सा ऐसा मेथड है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है आपके फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मशीन आर रेट। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये कुछ चीज़ें जो आपको क्रैम करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। फैक्चुअल बेस्ड वाले सीन है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। इन सब में से कौन सा मेथड नहीं है आपके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का? तो आपका सेल्स रेवेन्यू परसेंटेज। ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। तो 56 का हो जाएगा सी। 57, अंडर द स्टेप लैडर मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। स्टेप लैडर मेथड के अंडर में सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट का क्या सीन है? ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये एलोकेटेड इन ए स्टेप वाइज मैनर। अब क्योंकि देखिए स्टेप लैडर का नाम ले रहा है ना, तो सब कुछ स्टेप वाइज यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। तो 57 का हो जाएगा सी। 58, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, 58 का है। 59 द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूज्ड फॉर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपका किस लिए यूज होता है, सो दैट आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सको सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 59 का बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का क्या सीन होता है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, यानी कि 60 का बी। अब हम लोग को देखना है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 द मेजर रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आप चेक कर सकते हो जो ओवरहेड्स के ट्रीटमेंट होते हैं, जो आपके स्टॉक वैल्यूएशन का डिफरेंस होता है और जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है, इन तीनों के बेसिस पे आप इन दोनों का आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, 61 का डी। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट वाइल रिकंसाइलिंग द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जब भी हम लोग कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को हम लोग रिकंसाइल करते हैं, ठीक है, रिकंसाइल करते हैं, तो इन सब में से क्या चीज़ हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉफिट में वापस से ऐड करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं, कब, जब हम लोग को कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल करना होता है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं, इंक्लूजन ऑफ नोशनल रेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स इंक्लूड होगा ये, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो आपका कॉस्ट प्रॉफिट से इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 63 का हो जाएगा आपका डी। 64 इम्प्यूटेड कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इम्प्यूटेड कॉस्ट का क्या सीन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं, किस में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का कौन सा एक आइटम नहीं होता है आपका इन सभी में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका रिकंसिलिएशन का आइटम नहीं है। अब हम लोग को सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्विस कॉस्टिंग यानी कि 66 क्वेश्चन नंबर, सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर, सर्विस कॉस्टिंग किसके लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए भी यूज होता है, हॉस्पिटल्स के लिए भी यूज होता है, होटल्स में भी यूज होता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 66 का हो जाएगा आपका डी। 67 द कॉस्ट पर यूनिट इन सर्विस कॉस्टिंग इज कैलकुलेटेड एज, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा टीसी अपॉन टीओ, यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। जब आप ये करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट इज, तो इसमें आप कैसे मेजर करोगे, यूनिट ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट क्या रहेगा आपका, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी के सीन में आपका जो यूनिट ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 हॉस्पिटल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन, हॉस्पिटल कॉस्टिंग आपका बेस होता है किस पे, कॉस्ट पर बेड पर डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल कॉस्टिंग में आपके बेड के अकॉर्डिंग कॉस्ट को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 ए होटल यूजेस सर्विस कॉस्टिंग टू डिटरमाइन, क्या करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है होटल में, कॉस्ट पर ऑक्युपाइड रूम पर नाइट, कॉस्ट पर मील सर्व्ड, कॉस्ट पर गेस्ट स्टे। ठीक है, तो यहां पर आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यानी कि आपका सही हो जाएगा आपका क्या, 70 का डी। ये तीनों चीजें आपके डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड, कुछ एमसीक्यू।
71 बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ, बजटरी कंट्रोल किस चीज़ का सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन कंट्रोल करते हैं किसको, इनकम और एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा आपका ए। जैसे नॉर्मल सी बात है, जो बजट बनता है उसमें भी हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं ना, जो भी हमारे कंट्री का बजट बनता है उसमें भी देखते हैं, तो वही चीज़ तो है, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा आपका ए। 72 ए फिक्स्ड बजट इज, फिक्स्ड बजट का क्या सीन रहता है, फिक्स्ड बजट आपका प्रिपेयर किया जाता है फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज जो कि फिक्स्ड लेवल पर रहती है, ठीक है। ए फ्लेक्सिबल बजट, ए फ्लेक्सिबल बजट इज एडजस्टेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है तो आप उसको डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट आउटपुट लेवल्स पर आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 73 का बी। 74 ए जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग हमेशा स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जीरो बेस फॉर ईच पीरियड, तो 74 का हो जाएगा ए। 75 रोलिंग बजट्स, रोलिंग बजट्स क्या होता है, रोलिंग बजट्स का मतलब होता है ऐसे बजट्स जिसको हम लोग कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूअली हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यूअस बजट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यूअस बजट भी कहते हैं और इसको हम लोग रोलिंग फोरकास्ट भी कहते हैं, ठीक है। रोलिंग फोरकास्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा 75 का ए। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं आपके मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 76 मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, ठीक है। जो भी आप एक्स्ट्रा वन मोर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट रहेगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का ए। 77 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन का क्या सीन रहता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका तब कैलकुलेट होगा जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो 77 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि एस माइनस बी सी इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू है ये, ठीक है। तो 77 का ए। 78 ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आपका कब अकर होगा, जब आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होगा, ठीक है। व्हेन टीसी इज इक्वल टू टी आर देन ब्रेक इवन पॉइंट अकर होगा, ठीक। तो फिर 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 79 ए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जिसको आपने क्या किया है, पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपने क्या कर लिया, कॉस्ट को पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ए स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। 79 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 80 ए फेवरेबल वेरिएंस अकर्स, फेवरेबल वेरिएंस कब अकर होता है, जब आपका एक्चुअल कॉस्ट लेस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मान लीजिए आपने सोचा था आपका खर्चा होगा 10 रुपये लेकिन आपका खर्चा हुआ 8 रुपये, तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सोचा था 10 रुपये और खर्चा हो गया 12 रुपये तो वो आपका अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो फेवरेबल की बात की गई है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 80 का ए। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सब में से कौन सा फीचर नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल। फिक्स्ड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब होता है बट ये इसका फीचर नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस C/S × 100 ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 82 का हो जाएगा आंसर ए। ब्रेक इवन एनालिसिस, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है यूनिट्स में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। 84 अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका दिया हुआ है 10 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ है 50,000 और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को निकालना है BEP, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्या फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम लोग को वही करना है, BEP इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या सीन रहेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 5K, यानी कि 5,000। 84 का ए। 85 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेनली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। 85 का ए। 86 वेरिएंसेस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अराइजेस ड्यू टू, वेरिएंसेस जो होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो क्यों अराइज होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी डिफरेंस रहेगा उसकी हेल्प से आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी वेरिएंसेस आते रहता है, ठीक है। 86 का ए। 87 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्या? एस सी माइनस ए सी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 87 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 ए फेवरेबल लेबर वेरिएंस मींस, फेवरेबल लेबर वेरिएंस का क्या सीन होता है? मतलब एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो आपका है वो आपका कम है किससे? स्टैंडर्ड कॉस्ट से। वही वाला सीन है, 10 रुपये आपने सोचा था लेकिन आपको पे कितना करना पड़ा? तो आपका 8 रुपये आपको पे करना पड़ा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज ड्यू टू, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कब होता है? टाइम टेकन बाय द वर्कर्स बीइंग मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड। लेबर एफिशिएंसी में वेरिएंस तभी आता है जब आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम जब आप टाइम लेता है, जब लेबर टाइम लेता है तो फिर वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में काउंट होता है, ठीक है, तभी होता है। तो 89 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 90 ए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे अराइज होता है? ठीक है, तो ये अराइज होता है कब? जब आपका बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपका बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा तो आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है वो अराइज होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। 90 का ए। तो अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं किससे रिलेटेड? आपके मिसलेनियस कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से कंसेप्ट है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, सिर्फ 100 क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 91 कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन, कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे फोकस करता है? ये आपका फोकस करता है कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करने में, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करता है, मेन उसका फोकस यही पे, ठीक है। तो 91 का हो जाएगा सी। 92 जॉब कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर, जॉब कॉस्टिंग आपका, या आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप कुछ भी कस्टम बेस्ड, मतलब कस्टम बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका बेस्ट क्या बोले, जॉब कॉस्टिंग वहां पर यूज होती है, ठीक है। तो 92 का हो जाएगा बी। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब में से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका, ठीक है। ये आपका भले ही उसका हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो सकता है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं, ठीक है, ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, इन सब में से कौन सा प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में आपकी 3 चीजें आती है, क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो फैक्ट्री रेंट है ये आपका क्या है? ये ओवरहेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ओवरहेड में काउंट करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके किस में इंक्लूड होते हैं? प्राइम कॉस्ट में। क्वेश्चन नंबर 95 एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इफ ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? 10K, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5K, ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है कितना? 50K, ठीक है। टोटल आपने साल में इतना परचेज किया, मान लीजिए 10,000 आपके पास पहले से था, 50,000 का आपने परचेज किया तो टोटल हो गया 60,000, ठीक है। और लास्ट में बचा है 5,000, तो 5K को माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा 55,000, ये आपका क्या हो जाएगा? इतना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 95 का ए। 96 द फॉर्मूला फॉर EOQ, यही अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि EOQ का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? √2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आपका 96 का ए। 97 इफ रीऑर्डर लेवल इज 5,000 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल आपका कितना है? 5,000, और लीड टाइम है आपका 10 डेज, तो आपका डेली यूसेज निकालना है। तो एक दिन का निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो एक दिन का आ जाएगा आपका क्या? 500 यूनिट्स, ठीक है। 97 का ए।
98 द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड एट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। जब आप ये कैलकुलेट करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। 99 ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हेल्प्स इन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपकी हेल्प करता है कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री, कि आपका इन्वेंट्री कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, ये आपकी हेल्प कौन करेगा जानने में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेगा कि कब आपका मतलब आपके जो इन्वेंट्री है उसको ट्रैक करने में प्रॉपर हेल्प करेगा, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग संक कॉस्ट रेफर्स टू, कॉस्ट अकाउंटिंग में संक कॉस्ट मतलब, संक कॉस्ट का मतलब क्या है, मतलब हमने आपको बताया था ना संक कॉस्ट से रिलेटेड, कि संक कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जिसको आप ऑलरेडी मतलब इनकर कर चुके हो, ठीक है, अब और उन खर्चों को अब आप वापस से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिया है, ठीक है, तो अब उस लॉस किए हुए अमाउंट को आप वापस से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब सेम उन्हीं पैसों को। वो अलग बात है, आप दूसरी स्ट्रैटेजी लगा करके अलग से पैसे कमा लो, लेकिन वही सेम पैसे आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या सीन हो जाएगा यहाँ पर, ए पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 100 का ए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए। आप सभी अपना ध्यान रखें और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।